अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है और 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर अब हम बात करने लगे हैं एक साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल की जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कलेक्टिव वर्ड है, बहुत सारे को मिलाकर हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक सिंगल जो होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियन जो है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। अगर आपको याद हो तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेजर डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, उनमें ये वाले स्ट्रक्चर्स आपको देखने को नहीं मिलते, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर मेम्ब्रेन है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं मिलेगा, गोल्जी बॉडीज़ भी नहीं मिलेंगी। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं, आपका है, मेरा है, प्लांट्स का है, एनिमल्स का है, फंजाई का है, एल्जी का है, तो इन सब के अंदर ये ऑर्गेनल्स जो हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो है, ये आपको मिलता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसके ऊपर भी दो जो है हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो चढ़ी हुई होती हैं। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और एक को हम नाम देते हैं इनर मेम्ब्रेन का। इसके ऊपर भी ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर और एक इनर मेम्ब्रेन होती है ना। अगर मैं डायग्राम दिखाऊं इस पेज के ऊपर, हाँ, तो ये हमारे पास जो नज़र आ रही है, जो काट के अलग की हुई है, ठीक है, ये पूरी जो आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ दी आउटर मेम्ब्रेन। इस एरिया में से आउटर मेम्ब्रेन हटा कर दिखाया है कि अंदर कैसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। उसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन है जो कि येलोइश बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्ड हुई हुई है। अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद दूसरे कलर से हम बना लेते हैं, ये हमारे पास जो है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो फोल्ड हुई हुई है, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के दरमियान स्पेस होती है, रेड और पर्पल के दरमियान आपको जो स्पेस नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है जो कि दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में होती है। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना एक तरह का फ्लूइड पड़ा हुआ होता है, ये यहाँ पे बिल्कुल ये भरा हुआ होता है फ्लूइड से। इसको हम नाम देते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हाँ, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन है और उसके बाद अंदर एक जेली लाइक मैट्रिक्स होता है। अच्छा, इनर मेम्ब्रेन का मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स के लिए अलग से वर्ड यूज़ किया जाता है, इन्हें क्रिस्टे कहता है, ठीक है। तो ये जो आपको फोल्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये जो फोल्ड नज़र आ रहा है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, जो डिवाइड करना चाह रहा है मैट्रिक्स को, तो ये जो फोल्ड्स हैं इनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, दे आर कॉल्ड क्रिस्टे, कि यहाँ से मेम्ब्रेन आ रही है और ये अंदर जा रही है फिर वापस आ रही है। तो कंप्लीट पार्टीशंस नहीं है, ऐसा है कि ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन आई और ये यहाँ से आई और ये वापस चली गई, ठीक है, यहाँ से भी ये यहाँ से आई और ये वापस चली गई। तो कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है, इनकम्प्लीट पार्टीशंस हैं। तो ये जो फोल्ड्स हैं जो कि इनकम्प्लीट डिवाइड कर रहे हैं, इन्हें हम नाम देते हैं क्रिस्टे का, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड क्रिस्टे ना। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हम सेंटर कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर जो फूड है उसे ब्रेक डाउन किया जाता है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमारे पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसे हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेनली। तो ग्लूकोज को अगर आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं और उससे आप एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने कार्बोहाइड्रेट खाया बड़ा वाला, ठीक है, लाइक आपने स्टार्च खाया, तो अब जब आप स्टार्च को तोड़कर उससे ग्लूकोज बनाएंगे, ये प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। लेकिन जब आप ग्लूकोज को तोड़कर उससे एनर्जी बनाएंगे तो ये प्रोसेस कहलाएगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो वो एरोबिक होता है और अगर एब्सेंस में होगा तो एनारोबिक होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है और जो एनर्जी निकलती है उसको स्टोर किया जाता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम है एटीपी। तो ये एटीपी फॉर्मेशन होती है। चूँकि ये एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज़ वाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज ये वो पार्ट है, ये वो ऑर्गेनल है, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि पावर जनरेट करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी सिंथेसाइज करते हैं और इसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी लगे हुए होते हैं और जो कि मैट्रिक्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। ये चैप्टर नंबर 11 के अंदर थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा ना। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन जेली लाइक मैट्रिक्स से हम बात कर चुके हैं। उस मैट्रिक्स के अंदर भी एक तरह का इम्पॉर्टेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल,
ठीक है, क्रेब्स साइकिल। तो ये क्रेब्स साइकिल यहाँ पे होता है। इसके अलावा जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, उसमें लगी हुई होती है एक अदद चेन जिसे हम कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये दोनों से मिलकर जो है वो ATP प्रोडक्शन होती है। ठीक है जी, इस पर बात हो चुकी है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अपना काम प्रॉपर्ली ना कर सकें तो ATP जनरेट नहीं होंगे, और जब ATP जनरेट नहीं होंगे तो सेल अपने बहुत सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। एक और चीज़ जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट है कि दिस इज़ द वन दैट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन। मतलब हम जो सांस लेते हैं उस पर जो ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन का होता क्या है फाइनली इन दी एंड, वो आगे जाकर यूटिलाइज कहाँ पर होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं एयर के अंदर, जिस ऑक्सीजन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बगैर हम कहते हैं कि हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं सर्वाइव कर सकेंगे? बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है ये यूटिलाइज होती है किस काम के लिए? ATP प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए।